दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुजराती पटेल्स और राजस्थानी मारवाड़ी से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका सीखेंगे और साथ ही दो बड़े बिजनेसमैन सर रिचर्ड ब्रैंसन और बिल गेट्स के बिजनेस करने के तरीके को भी एनालाइज करेंगे। और ये सब हम इसलिए करेंगे ताकि हम एक लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकें, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हमारा डाउनसाइड रिस्क एकदम कम हो लेकिन अपसाइड पोटेंशियल बहुत हाई हो। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं गुजराती पटेल से और इनके बिजनेस स्टाइल को एनालाइज करते हैं। गुजराती पटेल का एक सीधा सा फंडा होता है, बिजनेस करेंगे और एक मोटा बिजनेस करेंगे लेकिन कम से कम रिस्क लेके, जिसके लिए वो एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं विच इज हेड्स आई विन, टेल्स आई डू नॉट लूज मच। गुजरात 1,96,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा स्टेट जिसकी कुल पॉपुलेशन तकरीबन 64 मिलियन है, जिनमें से गुजराती पटेल्स सिर्फ 12 से 14% है। स्टिल 1980 से लेके अब तक पटेल्स गुजरात की सबसे स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक फोर्स बनी हुई है। और अगर बात करी जाए यूएसए की, तो यूएसए में इंडियंस की पॉपुलेशन ही बिलो 1% है, जिनमें से बस मुट्ठी भर हैं गुजराती पटेल्स। लेकिन ये फैक्ट आपको बहुत हैरान करेगा कि यूएस का मोर देन 50% मोटल बिजनेस पटेल्स के पास है। जी हाँ, इनफैक्ट यूएस में रहने वाला एक गुजराती पटेल एक एवरेज अमेरिकन से भी ज्यादा अर्न करता है। और ये सब वो कैसे कर पाए, आइए जानते हैं। 1970 में कुछ पटेल्स जब अमेरिका गए तो वहां इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, जिस वजह से वहां का मोटल बिजनेस बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ था और घाटे में चल रहा था। मोटल्स अमेरिका में रोड साइड बने होटल्स को कहते हैं। रिसेशन के कारण बहुत सारे मोटल ओनर्स अपने मोटल बिजनेस को बहुत कम दामों पर सेल कर रहे थे, जिसमें कि पटेल्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। पटेल्स ने एनालाइज कर लिया था कि रिसेशन के कारण सस्ते दामों पर मिल रहा ये मोटल बिजनेस रिसेशन खत्म होने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और बस फिर क्या था, पटेल्स ने अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके और कुछ बैंक से लोन लेके बिजनेस खरीद लिया और उसे बहुत अच्छे से एफिशिएंटली रन करने लगे। धीरे धीरे पटेल्स ने पूरे अमेरिका का 50% मोटल बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया। और पटेल्स हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो हमेशा कैश सेव करके रखते हैं और जब भी उनको कोई ऐसा बिजनेस दिखता है जिसमें कम पैसे डूबने का रिस्क होता है और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो वो ऐसे बिजनेस को खरीद लेते हैं। यानी कि जिस भी बिजनेस में उनको कम कैपिटल को रिस्क में डालने पे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है, वो उस बिजनेस को बिना देरी किए परचेस कर लेते हैं। इसी सेम स्ट्रेटजी को सर रिचर्ड ब्रैंसन भी यूज करते हैं, यानी कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डू नॉट लूज मच। वर्जिन ग्रुप के मालिक और दुनिया के वन ऑफ द वेल्दिएस्ट पर्सन रिचर्ड ब्रैंसन ने जब वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस की शुरुआत करी तो उन्होंने देखा कि एयरलाइंस के बिजनेस में कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि उस टाइम पे कोई भी एयरलाइन अपने पैसेंजर्स को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही थी, उनको बहुत ही खराब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। इसी गैप को फिल करने के लिए उन्होंने वर्जिन अटलांटिक को शुरू किया। लेकिन एक एयरलाइन बिजनेस को खोलने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज एक्सपेंसिव एयरप्लेन्स को खरीदने में ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन यहाँ एक स्मार्ट मूव लेते हैं, वो एयरप्लेन्स को खरीदने की बजाय लॉन्ग टर्म लीज पर ले लेते हैं, जिससे वो बिजनेस को बहुत ही कम कैपिटल से शुरुआत करने में कामयाब हो जाते हैं। उस समय में सिर्फ 2 से ढाई मिलियन में ही उन्होंने वर्जिन अटलांटिक को शुरू किया था। एयरलाइन जैसे बिजनेस को 2 से ढाई मिलियन डॉलर में स्टार्ट करना वाकई में एक काबिले तारीफ अचीवमेंट है। अब अगर ये बिजनेस फेल भी हो जाता तो रिचर्ड ब्रैंसन को बस 2 से ढाई मिलियन डॉलर का ही लॉस होता, जबकि अपसाइड ग्रोथ की बात की जाए तो देयर इज नो लिमिट। इसी सेम स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके उन्होंने वर्जिन ग्रुप में 200 से भी ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज ऐड कर ली हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कभी लॉस नहीं होता, लेकिन उनकी लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी के चलते जब भी उनका कोई बिजनेस फेल होता है तो उन्हें बस उतना ही लॉस होता है जितना कि वो इजीली बेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन छिपे हुए हैं, जिनकी मदद से हम लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, जिनको कि मैं वीडियो के एंड में रिवील करूंगा, सो वीडियो एंड तक पूरा देखना। अभी पहले हम मारवाड़ीज के बिजनेस करने के तरीके को जानेंगे। मारवाड़ राजस्थान की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जहां से बिलोंग करते हैं मारवाड़ीज। मारवाड़ीज के बारे में एक बहुत फेमस बात कही जाती है कि जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां भी पहुंचे मारवाड़ी। यानी कि मारवाड़ी वो भी कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिस्टर लक्ष्मी मित्तल। 2005 में फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट में नंबर 3 पर रैंक करने वाले मिस्टर लक्ष्मी मित्तल ने एक ऐसी डूबती हुई इंडस्ट्री में हाथ डाला जिससे सब अपना हाथ छुड़ाकर भागना चाहते थे, और उसी डूबती हुई इंडस्ट्री में ऐसे बिजनेस किया कि एक समय पे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। मिस्टर मित्तल ने स्टील इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट किया, जहां एक तरफ काफी सारी स्टील कंपनीज दिवालिया हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी मित्तल ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे जहां उनको चीप डील्स मिल सके इन स्टील प्लांट्स को खरीदने की।
मिस्टर मित्तल के किंग ऑफ स्टील बनने की शुरुआत इंडोनेशिया में पहली स्टील मिल लगाने से हुई। उसके बाद सबसे पहली बड़ी डील उनकी थी करमत स्टील कजाकिस्तान की। काफी सालों से लॉस खा रही इस कंपनी को कजाक गवर्नमेंट ने लक्ष्मी मित्तल को फ्री में देने का प्रस्ताव रखा, इस शर्त के साथ कि वो मिल में काम कर रहे किसी भी वर्कर को निकालेंगे नहीं। मिस्टर मित्तल ने कजाक गवर्नमेंट की शर्त मानी और करमत स्टील को अपने नाम कर लिया और किसी एग्जिस्टिंग वर्कर को निकाले बिना ही उस स्टील प्लांट को वापस प्रॉफिटेबल किया। वहां के वर्कर्स और उनकी फैमिलीज आज भी लक्ष्मी मित्तल को अपना मसीहा मानते हैं। दूसरी बड़ी डील थी सिडेक्स स्टील रोमानिया की, जहां भी उन्होंने सेम ही स्टोरी को रिपीट किया। देन 1992 में मैक्सिकन गवर्नमेंट ने भी एक स्टील मिल जिसको बनाने में गवर्नमेंट के $2 बिलियन लगे थे, उसे लक्ष्मी मित्तल को $200 मिलियन में सेल कर दिया। यानी कि लक्ष्मी मित्तल ने उसे 90% के डिस्काउंट पर खरीदा। एंड दोस्तों यही फॉर्मूला है उनकी सक्सेस का। लक्ष्मी मित्तल चीप प्राइसेस पर स्टील मिल्स को खरीदते थे ताकि अगर उनका पैसा डूबता भी तो उनको इतना लॉस ना होता, और अगर बिजनेस चल जाता तो अपसाइड तो कोई लिमिट थी ही नहीं, और बिजनेस को टर्न अराउंड कैसे करना है वो तो लक्ष्मी मित्तल अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों ये थी एक मारवाड़ी बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल की स्टोरी। दोस्तों जब लक्ष्मी मित्तल ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो उसी सेम समय पे एक और अमेरिकन बिजनेसमैन बिल गेट्स ने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस भी बहुत ब्रिलियंट है। तो आइए इसे भी जल्दी से समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक रियल कॉपी बनाता है विंडोज की, और फिर उसे डेल एचपी जैसी पार्टनर कंपनीज को देता है जो कि खुद ही मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं और उन्हें अपने डिवाइसेज में यूज करते हैं। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद कितनी कम कैपिटल यूज करके बिजनेस चला रहा है, जबकि उसके पार्टनर्स जो कि लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर सेल करते हैं खुद विंडोज की कॉपीज बनाकर अपने डिवाइसेज में लगाते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा जैसे एक्सपेंसेस उठाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट को बैठे बैठे करोड़ों में अर्निंग्स होती रहती है। तो दोस्तों अब इन स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? 3 मेन टेक अवेज हैं जो कि हमें इन स्टोरी से लेने चाहिए, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि वीडियो में दिए गए सभी एग्जांपल्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इन्हें बाय नो मींस इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे और हमेशा अपने पैसे वाइजली इन्वेस्ट करें। सो यार टेक अवे नंबर 1 इज कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमें उसके असली प्राइस से कम पे मिल रही हो, यानी कि डिस्काउंट पे मिल रही हो। और ऐसा तभी होगा जब या तो कंपनी किसी प्रॉब्लम में हो या फिर इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही हो, जैसे कि पटेल्स ने मोटर बिजनेस 1970 के रिसेशन में खरीदा और सक्सेसफुल हुए, और लक्ष्मी मित्तल ने बैंकरप्ट हो चुकी स्टील मिल्स को परचेज किया। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड किसी कंपनी की बात की जाए तो ऐसा ही एक केस हुआ था नेस्ले कंपनी के साथ, जब उनके एक फेमस प्रोडक्ट मैगी पे कुछ एलिगेशंस लगे थे, जिस कारण कंपनी को काफी लॉस उठाना पड़ा था और उसका शेयर प्राइस भी काफी नीचे आ गया था। लेकिन कुछ ही सालों में कंपनी ने सारा लॉस भी रिकवर कर लिया और शेयर प्राइस भी वापस से ग्रो कर गया। तो अगर किसी ने कंपनी की इस टेम्परेरी प्रॉब्लम को समझा होता और इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसे अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते थे। लेकिन दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो उस कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना होती हो। जैसे कि स्टील बिजनेस की ही बात करी जाए तो स्टील मिल्स को रन करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, बिकॉज एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है और फिर बहुत ज्यादा लेबर की भी जरूरत होती है और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ऑल एंड ऑल कहने की बात यह है कि ऐसे बिजनेस को रन करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, जिस कारण बिजनेस को प्रॉफिटेबल रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो पिछले 40 सालों में कई सारी स्टील कंपनीज दिवालिया हुई हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। अलोंग साइड एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम कैपिटल से ज्यादा रिटर्न्स लिए जा सके एक ज्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट करता है। बस एक ओरिजिनल कॉपी बनाता है, बाकी उसके पार्टनर्स खुद बना के सेल करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट हमेशा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता रहता है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट का रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई हो जाता है। और दोस्तों यही सेकंड टेक अवे है इन स्टोरी से कि हमेशा कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल को जरूर चेक करें, ये जितना हाई हो उतना ही अच्छा। थर्ड टेक अवे इन स्टोरी से हम ये ले सकते हैं कि हमें हमेशा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या उन्हीं कंपनीज के शेयर्स खरीदने चाहिए जिनकी मैनेजमेंट एफिशिएंट हो, यानी कि कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने वाले लोग काबिल हों। क्योंकि एक अच्छी मैनेजमेंट एक डूबते हुए बिजनेस को भी बचा सकती है, जबकि एक खराब मैनेजमेंट एक अच्छे खासे बिजनेस को भी डुबा सकती है। जैसे कि मिस्टर मित्तल ने कई सालों से लॉस में चल रही स्टील मिल्स को एफिशिएंटली रन करके प्रॉफिटेबल बना दिया और डूबने से बचा लिया। लेकिन आप ये पता कैसे करोगे कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है या फिर नहीं? तो दोस्तों इसके लिए आपको कंपनीज की पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना होगा और देखना होगा कि मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट्स करी थी पास्ट में, क्या वो उनको फुलफिल कर पाई है या नहीं। अब दोस्तों फाइनल 4th टेक अवे पे आ जाते हैं, विच इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मोट।
कंपिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि कंपनी के पास कुछ ऐसा यूनिक हो जिसे कि उसके कंपिटिटर्स इजीली कॉपी ना कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग या फिर पेटेंट किए हुए प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के केस में उसकी कंपिटिटिव एडवांटेज है उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। इस कंपिटिटिव एडवांटेज या मोड के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं होता, इसका आपको खुद ही अंदाजा लगाना होता है कंपनीज के बिजनेस को एनालाइज करके। तो दोस्तों, ये थी एक लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जिसका इस्तेमाल आप अपनी इन्वेस्टमेंट में करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, यही कुछ था आज की वीडियो में एंड ये वीडियो समरी है मोहनीश पाबराय की बुक द धंधो इन्वेस्टर की। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।